19 bureaucrats have been shuffled just right now, and there have been 5 promotions as well. So 5 upgradations and 19 postings. So this is really like a big shake-up. It happens ordinarily, but for all of it to happen just minutes after the Prime Minister's address gets over, the timing is important. I think the critical question, of course, is still what comes first now. Are we moving from survival to revival? I'm borrowing a line from my colleague Rahul Srivastava. The Prime Minister's move, is it to now use this crisis into an opportunity to revive the economy? Dr. Reddy is joining me. Sangeeta Reddy of Apollo Hospitals joining us. Ma'am, is that the sense you got? That while in the first couple of speeches the Prime Minister's focus was on survival, today the focus was on revival. How do I revive the economy? How do I get an exit plan in place? So I would actually take it one step further. He went from survive to revive to thrive. So with a framework of 20 lakh crores, I think this is an enabling environment for a very strong resurgent India. I think the focus was very clear. It spoke about the economy, infrastructure, technology, the digital, demographic, demand generation. It has great potential. Now, of course, we need to wait for the details, but for now, I think we're excited and enthused. We must see how much of this 20 lakh crores is going to be a credit guarantee, which does not affect fiscal deficit, how much is an expenditure. We want to go across right now live to Raipur. Joining us from there is the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, who's come up with some very sensible ideas about how the government should be dealing with this crisis and who's got a full state that he's running. बघेल जी, स्वागत है आपका। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। एक अहम राज्य आप चलाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है प्रधानमंत्री के इस ऐलान पर? देखिए, आर्थिक पैकेज के मामले में माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने पहले कहा था इसमें विलंब हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हुआ है कि सेक्टर में कितना पैसा जाएगा, राज्य सरकारों को कितना मिलेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो जब स्पष्ट होगा तभी प्रतिक्रिया दी जा सकती है, इसके पहले नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि गरीबों को कितना मिल रहा है, किसानों को कितना मिल रहा है, व्यापारियों को कितना मिल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में कितना मिल रहा है और राज्य सरकारों को कितना दिया जा रहा है, और ये कब तक के लिए, तत्काल कितना दिया जा रहा है कि 2022 के बाद कितना मिलेगा, 24 के बाद कितना मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपके लिए प्राथमिकता, बाघेल जी, आपके लिए इस समय प्राथमिकता क्या है? क्या किस चीज को आप चाहते हैं कि कल अनाउंसमेंट हो? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया है, डिटेल नहीं दिए, केवल ऐलान किया कि 20 लाख करोड़ है। कल सुबह या कल दोपहर को वित्त मंत्री से आप क्या चाहते हैं, कहां से शुरुआत हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उद्योग बंद हो गए हैं वो संचालित हो, जो व्यापार बंद हो गए हैं वो संचालित हो, जो कृषि कार्य में जो पिछड़ गए हैं, जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण से, उसको लाभ मिले, और साथ ही साथ राज्य सरकारों को हजारों करोड़ का, हर राज्य को नुकसान हुआ है राजस्व में, तो इसमें निर्माण कार्य करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो राज्य सरकारों को पैकेज मिलना ही चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कल घोषणा होनी चाहिए कि राज्य सरकारों को कितना पैसा मिलेगा कोविड फाइट में, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल जो बड़ा है कि आप क्या आज की प्राथमिकता क्या है, कोविड से लड़ना या इकोनॉमी को रिवाइव करना? क्या दोनों साथ साथ हो सकते हैं? बिल्कुल ही हो सकता है, यही बात तो राहुल गांधी जी करेंगे। एक तक कोविड के साथ हमको जीना सीखना होगा और उसके साथ साथ आर्थिक गतिविधि भी संचालित करना होगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, और ये तभी संभव होगा जब राज्यों को आप मजबूत करेंगे। राज्य सरकार को जब तक आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा तब तक के आप बहुत सारी गतिविधि संचालित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्यों के आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। बहुत सारे राज्य हैं अपने कर्मचारियों के तनख्वाह को 1/3 कम कर दिए हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य बिल्कुल ठप हो गए हैं। सर, आपकी स्थिति कितनी खराब है इस वक्त? आपके पास सैलरी देने के लिए और अपने खर्चे चलाने के लिए कितने दिन का पैसा है जी? आपके पास फिलहाल सैलरी देने के लिए, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस स्पेंड करने के लिए आपके पास कितना पैसा है? आपकी स्थिति कितनी खराब है आपकी? देखिए, हम तो इस महीने हमने तनख्वाह दिया हुआ है, अगले महीने के लिए भी हमारे पास है। किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अभी कल हमारा कैबिनेट है, उसमें हम प्रस्तुत करेंगे, और किसानों को जो अंतर की राशि है उसे भी हम देने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन
ये बहुत दिन चलने वाली स्थिति नहीं है। हम मई तक के चला सकते हैं, जून तक के चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, और ये आखिरी सवाल एक तरह से आपको, कि 17 के बाद क्या छत्तीसगढ़ खुलेगा? क्या आप चाहते हैं कि रिलैक्सेशन हो? क्योंकि आपने कोविड में इतने केसेस नहीं है, तो ऐसे राज्यों में जहां कोविड के ज्यादा केसेस नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि आपको पूरी अनुमति दी जाए कि किस तरह से रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन डिमार्केट करना है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड करना है? क्या ये जिम्मेदारी आप पर होनी चाहिए या दिल्ली में बैठे कोई सरकारी ऑफिशियल के पास? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे रायपुर 25 मार्च से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इसे रेड जोन में रखा हुआ है। तो ये राज्य सरकार के पास होना चाहिए। कल भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन डिसाइड करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए, या आंतरिक गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास हो। लेकिन यदि हवाई सेवाएं शुरू करते हैं, रेल सेवाएं शुरू करते हैं, तो बिना राज्य सरकार के सहमति के नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। नहीं, तो आप चाहते हैं कि ट्रेन चले कि नहीं चले? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। वो माइग्रेंट्स तो परेशान है, वो तो चाहते हैं कि वापस लौटे वो अपने अपने राज्य। तो हम अपने राज्य के लिए हमने तो पैसा जमा कर दिया रेल के पास, और हमारे मजदूर आना भी शुरू हो गए। तो विभिन्न राज्यों में जो फंसे हुए हमारे मजदूर, उसे लाने के लिए हमने पैसा जमा कर दिया ट्रेन में। लेकिन यदि आप हॉट स्पॉट से, रेड जोन एरिया से यदि यात्री ऐसी आ जाएं और राज्य सरकार को पता ही नहीं है, और यदि यात्री प्लेटफॉर्म उतर के सीधा सीधा अपने घरों में चले जाएं, तो ये तो जो हम अभी तक की जो मेहनत की उसमें पानी फिर जाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन कि ये बात जो है, ये निर्णय होना चाहिए रायपुर में, ये निर्णय दिल्ली में नहीं होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा ये कैसे निर्णय आगे लेता है। भूपेश बघेल जी, आपने हमसे बात की, आप बड़े परिश्रमी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आपने अपनी बात हमारे सामने रखी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, भूपेश बघेल। Very interesting. The chief ministers have a very different perspective to how to fight COVID. Each of them says, let me decide. I will decide, but more and more of them want greater autonomy. The Prime Minister still hasn't revealed the details, therefore, of what this notification now will continue. I think there have been 450 notifications plus from the center. Will we see more come the 17th, 18th? Obviously, we will. Now, one of the challenges is, how do you revive industry? How do you revive a sector like construction? And a lot of the laborers have gone back, a lot of the workers have gone back. Niranjan Hiranandani joins us from Mumbai, one of Mumbai's best known developers, and a man who speaks what he thinks, which is a very rare commodity in India Inc., because they're usually very guarded in what they say. Mr. He's from my school. We were taught to speak our mind. Go ahead, Niranjan. Rakhi finds an angle in it, but smartly done. Go ahead, Rahul. Niranjan Hiranandani, I want to understand from you what you're making of this 20 lakh crore package. The details we don't know yet. What are the challenges you as a businessman are dealing with right now? What would you like this package to include when the minutiae becomes known? I think the first and most important thing that I would like to see is honesty and integrity of the bureaucracy of India. I think the intent is very clear of the Prime Minister. The vision in terms of the direction and the targeted audiences which need to be taken care of is quite specific. I don't think anybody at the Prime Minister's level could have given much more detail than it was done today. So I'm impressed. Number two, I think what real estate wants it, that the liquidity in the system should be improved, that the companies which have been locked down and the stress funds which have been already started with the Swamin fund, which is there, should be multiplied by maybe 5 to 6, which means about 1,50,000 crores in terms of finishing of all the projects which are stuck into India. How many projects have you been able to restart ever since some relaxation were given? Any of your projects restarted? Of all the workers and laborers that you had at your sites, how many have gone back to their villages? How many do you still have who are willing to come back and work? Okay, so we had 4,000 people that we were feeding and looking after and sanitizing and distancing, out of which 1,500 have already left. We have 2,500, of which only 1,500 are working, and the balance or close to 1,000 want to actually leave. So about 1,500 out of 4,000 are actually got on to work today. Small, very small number, we are trying to persuade the 1,000 not to leave, but they are afraid. They are lost confidence. They are scared that this kind of shutdown can, and leave them impoverished.
A lot of them aren't being paid. I mean, you're on TV and naturally you run a big group, so you're taking care of your workers. But what about those who aren't being paid? Yes, so the problem is that there is an incapability of migrant workers to be paid. So it's not about people like us. But if you take 97% of the people who are migrant workers, they were not being paid. And basically, they don't come to Mumbai or any of the metropolitan areas only to eat food. They can get that in the villages, but they come to earn livelihood. And that was denied to them. And that is the fear that they have. And they had to walk back. That is the problem. If they had taken care, if they had taken care of migrants to go back, that would have been more sensible. You know, coming back very quickly to the Prime Minister's speech, the devil lies in the details, Mr. Hiranandani. It's nice to have this top line figure of 20 lakh crore. It will make the headlines. But do you fear, as you said earlier, that the bureaucracy is the key to any kind of implementation of any large scheme, and that the 20 lakh crores will have to be clearly seen in details before we can give a thumbs up to the Prime Minister and the Government of India? Rajdeep, I agree with you entirely, but hats off to the Prime Minister in terms of the direction. I think the direction is very clear. I hope the bureaucrats do not let us down. I'm very hopeful that they will not. But ultimately, time will tell the honesty and integrity of the people at that level. I'm hopeful that this will not go into any wrong direction. Right. But you know what happens, Rajdeep? The amount is so large that I think even if a part of it is not given in the right way, it's okay, because I think the amount is substantial, and the way it will be divided, because he talks about SMEs, he talks about farmers, he talks about migrant labor, he talks about industry, he talks about business, and I think actually I'm optimistic. Okay, you're optimistic. Okay, we are joined by another special guest. I want to tell our viewers three things, Rajdeep. One, that we've got Mr. Ashok Gehlot joining us right now, Chief Minister Rajasthan. Gehlotji, welcome. Soon after that, we'll have Nitin Gadkari joining us, one of the most important ministers in the Narendra Modi government. And then we'll have Sanjeev Sanyal, where we'll dive deep into what this package means, Principal Economic Advisor. So stay with us. We've got an action-packed evening lined up for you. Gehlot ji, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार. ये बताइए गेहलोत जी, आपकी पार्टी और आप कह रहे हैं बार-बार हमें पैकेज चाहिए. अब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान किया है. सोनिया गांधी ने भी कहा था 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़. क्या ये पैकेज आपके उम्मीदों से ज्यादा है? क्या आप खुश हैं, या जब तक डिटेल आते हैं तब तक आप नहीं कहेंगे कि ये पैकेज सही है? देखिए, बहुत लंबे समय इंतजार था, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, ये स्थिति बनी है. और पैकेज है, इसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं. देखना ये कि कल से वित्त मंत्री किस रूप में क्या क्या घोषणाएं करती हैं लगातार, उससे अंदाज लगेगा किस रूप में ये पूरी इकोनॉमी जाएगी देश की. क्योंकि पहले से स्लो इकोनॉमी थी देश की, फिर कोरोना आ गया तो तमाम राज्य सरकारें बर्बाद हो गई, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो गई है, केंद्र की भी हो गई है. तो बिना राज्य सरकारों के सहयोग से तो कोई देश चल नहीं सकता. विकास तो राज्य सरकारें करती है राज्यों के अंदर. उनकी इकोनॉमी की कोई स्थिति बनी कोई कल्पना नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो. तो भारत सरकार को जितनी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है प्रधानमंत्री जी के साथ में, हमेशा हमने ये कहा है कि आप राज्यों को किस रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं, किस प्रकार इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, किस प्रकार लोन की जो सीमा होती है जीडीपी की 3% उसको 5% कीजिए, जो कर्जे चुकाने होते हैं उनको मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने के लिए. तो हमने कई सुझाव दिए, उनको पैकेज दीजिए पूरे देश के अंदर राज्यों को ग्रांट के रूप में, नॉट लोन के रूप में. उसके लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है. और बिना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता. सर, आपकी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त? चाहिए आपके हिसाब से इस पैकेज का बेस्ट यूज कैसे होगा? राजस्थान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? अभी तो पैकेज आने दीजिए, क्या होता है वो तो सभी लोग बात करेंगे, इंडस्ट्री की, ट्रेड की, कॉमर्स की बात तो करेंगे.
और साथ में श्रमिकों की बात है, किसानों की बात है। पूरी परचेजिंग पावर जब तक जनता की नहीं बढ़ेगी, पूरी जनता 2 महीने लगभग होने आए हैं, वो घरों में बंद हैं लॉकडाउन के अंदर। उनके पास जेब में पैसा आएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए मनी इनको। जैसे राहुल गांधी ने कहा था 7,500 रुपए दो उनको पर मंथ। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पैसा खर्च होगा, डिमांड बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्री चलेगी, ट्रेड कॉमर्स चलेगा। लेकिन गेहलोत जी, जनता को कैसे पैसा पहुंचे, वो काम भी करना पड़ेगा साथ में। गेहलोत जी, 2 समस्याएं हैं। एक तो इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति को रिवाइव करना है, दूसरा है कोरोना से लड़ना है। ये जानिए, हमें कभी कभी आज लगा जैसे लोग इतना इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ पैकेज पर, ये भूल गए हैं कि कोरोना की लड़ाई अभी तक जीती नहीं गई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि 17 तारीख के बाद जो नेशनल लॉकडाउन है वो उसी तरह से रहे, या पूरी तरह से एक तरह से ढील दी जाए? देखिए, जहां तक यहाँ कर्फ्यू लगे हुए हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहां तो ढील दी जा नहीं सकती। उसके अलावा जो जगह है वहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलनी पड़ेगी, दुकानें खोलनी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वरना तो जनता घरों में कब तक बंद रहेगी। घरों के कोई बंगले नहीं लोगों के पास, गरीबों के पास 1 कमरा है, 2 कमरा है, स्लम एरिया है, जगह रहने के लिए नहीं लोगों की। कैसे बिताया होगा 1.5 महीना कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो दोनों को कैसे मैनेज करोगे गहलोत जी? चलिए, आपने कहा कि हमें चलाना है, हमें मैनेज करने दीजिए। आपने इंडस्ट्री खोल दी तो इन्फेक्शन में सर्ज आ सकता है। हमने देखा वुहान फिर से लॉकडाउन हो गया, सिंगापुर में हमने देखा उनको दोबारा बंद करना पड़ा। ऐसा ना हो कि हमने जल्दबाजी की खोलने में और उसके बाद एक बार फिर से भट्टा बैठ जाए, इन्फेक्शन सर्च कर जाए और हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ जाए। उसको कैसे मैनेज करेंगे आप सर? जब आप कहे वुहान में अगर वापस हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, पर आपको कोरोना के साथ में जीवन बिताना ही पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का जो फॉर्मूला है, उसको आपको जनता को एजुकेट भी करना पड़ेगा। इस देश में 30 करोड़ की जनता है, गरीब है, सब बड़े लोग हैं, उनको एजुकेट करने कोई मामूली बात नहीं है। तो आपने ठीक कहा है, ये प्रॉब्लम है, वहां पर रिवाइव हो सकता है, बल्कि पूरी चिंता दूसरी है। तो आप कह रहे हैं की तादाद में लाखों लोग आ रहे हैं राज्यों में, जी, गांव में जा रहे हैं, अपने गांव में। अगर क्वारंटाइन कंटिन्यू किया, ओके, तो आपकी आवाज ध्यान नहीं गया तो गांव में कोरोना पहुंच गया और देश को मुश्किल हो जाएगी। अभी तो शहरों में इसलिए हम लोग मुकाबला कर पा रहे हैं उसका। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आज तक कोरोना केवल शहरों तक सीमित है। अगर गांवों तक जाए, राजस्थान जैसे राज्य में गांवों तक जाए तो समस्या बढ़ सकती है। अशोक गहलोत जी, आपने अपनी बात रखी। आपने एक बड़ी बात हमसे कही है कि आपको अभी भी डर है कि कहीं कोरोना गांवों तक ना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच for joining us. Let's go on to our next guest, Derek O'Brien of the Trinamool. Remember, we are trying to get diverse opinion to get a sense of how they read the Prime Minister's speech. Derek O'Brien, as always, appreciate your joining us. Give us a sense. You all are the prime opponents, Mamata Banerjee. What is the big takeaway you got from the Prime Minister's speech that today should give you perhaps a sense? Are you willing to compliment the Prime Minister? 20 lakh crore package he is promising? See, anytime you get a package, you must welcome it, because we've seen the box today, we've seen the wrapping paper, but we still have to open the package because we have to wait for the details and to see what the product is in there. 20 lakh crores, he said, 10% of GDP, he said, but there was an asterisk there saying conditions apply, no details as yet. Now remember, when they announced the relief package, there also it was overstated. So there are some basic questions. How will this be paid for? Borrowing, how will you do the borrowing? Because if you borrow so much, then what will the states, where will the states get their bonds from? How much of this are tax write-offs? How will the fresh funding come? Are you going to print more money? These are all the questions which we have to wait for 1 or 2 days. What according to you is the priority at the moment that the Prime Minister seemed to indicate? He seemed to indicate revival of economy and major reforms, land, labor. If he's made the announcement, he'll find the money, Derek. If he's made the announcement, he's done his math, surely he'll find the money. Now he'll do what it takes to get this money. Sure. So we'll wait for the devil. As I said, the devil will be in the details. I have a couple of more points to make about money. States are owed GST. My state is owed 61,000 crores. Now FRBM. Now we're looking at tomorrow whether we listen to anything about the fiscal responsibility budget management, because states like mine in West Bengal have asked for the limit of 3% to go up to 5%.
So the big question is, how are you going to be raising this money? Otherwise, in very simple layman's terms, I can tell you, it's like your HR manager saying you have a package, but the package is actually 10 times than more what you actually get in hand. So remember that that's a very simple way of putting it, but we're waiting for those. But the HR manager doesn't have a printing press and he can't print cash. There's a bit of a difference between our HR manager and the government's abilities to print cash. I just use it as an analogy. I was also waiting in this 33-minute announcement to hear at least 2 words about how migrant workers should not be turned into bonded labor. Maybe he could have told us 10 seconds about how the PM Cares funds were going to be spent. All this could have been said, but we're willing to wait for 24, 36 hours by saying, chalo, benefit of the doubt, we don't know what's in the package. Because the relief package had the same problem. You know, the packaging is always very, very good. But we have to see what is actually the package inside. And that's where, because borrowing, that's going to be a very, very big part. Because if you're going to take all your old schemes, right, you're going to repackage your old schemes and then say, here it is. No. Okay, very interesting, Derek O'Brien. What the Trinamool Congress seems to be suggesting is, we've seen the packaging, we want to see the package. I think the Prime Minister left us tantalizingly short of details, but he's given a broad direction. I think the direction is clearly that he sees in the crisis an opportunity to perhaps push ahead with land, labor, reform, and legal systemic reforms. When we were on the verge of default, yes, and we had to virtually mortgage our loan, that's when Manmohan Singh pushed through the reforms that defined that whole generation and the next decade or decade and a half. So are we seeing here a build-up to that kind of announcement? Reforms which would have never been pushed through because there wouldn't have been enough political will. Can the government now push them through because there's so much distress, saying that this is the only option? Absolutely. If there is every opportunity to turn a crisis into an opportunity. There is no doubt in that. And I think the Prime Minister in his speech seemed to indicate that when he kept repeating about, go local, local is the new, be vocal about local, when he spoke about self-reliant India on several occasions, India's time has come, this is the 21st century. There's been much talk, Rahul, about how this is an opportunity to take advantage of perhaps the way the world perceives China and look at India as the alternative, the new sort of power. But we know, Rajdeep, that multiple presentations were made, and I want to share this with our viewers. Before the Prime Minister, he wasn't satisfied with the kind of packages the Niti Aayog, the Finance Ministry, Babus were coming to him with. He kept sending them back, seeking more, saying that if we are going to do this, we have to do this in a big way. That was the Prime Minister's central message. We're going to take a very quick break right now. When we come back... We're actually taking breaks on the program? Okay, let's do that. Sure. When we come back, we'll have Sanjeev Sanyal, the Principal Economic Advisor, because there'll be questions whirling in your mind. Where will the government finance this from? Have they done their maths? How much of this has already been announced? How much of this is new? How much of this is from government announcements, which in any case are part of the budget? How much of this is out of the budget? Will we need a new expenditure budget? And what does this mean for different sectors, and what can we expect over the next several days? So several questions, and more importantly, we'll also have Nitin Gadkari. He's become, in several senses, the man who industry has been meeting over the last several days, especially the micro, small and medium enterprises. What's his sense of what to expect next? So two big yes, very important part of our coverage continues on the other side of a very quick break. If you've been with us this evening, please stay with us. We have a lot more coming up on the other side of these messages.